17th सेंचुरी हिंदुस्तान की सरजमीन शहंशाहों के लिए एक शतरंज की बिसात बनी हुई थी। एक तरफ थी विशाल मुगल सल्तनत, दौलत और ताकत का एक ऐसा टाइटन जिसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। दूसरी तरफ थी दक्कन की शक्तिशाली सल्तनतें जिनके पास सदियों की परंपरा और सत्ता थी। और इन्हीं के बीच पश्चिमी घाट की दुर्गम पहाड़ियों में एक नई ताकत उभर रही थी, बगावत की एक ऐसी चिंगारी जो बहुत जल्द एक आग का तूफान बनने वाली थी। इस ताकत का नेतृत्व कर रहे थे एक युवा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके संसाधन बहुत कम थे, उनकी सेना दुश्मनों के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। फिर भी बार बार उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वो बिजली की तेजी से हमला करते, अपने शक्तिशाली दुश्मनों की हर चाल का पहले से अंदाजा लगा लेते और फिर किसी साए की तरह पहाड़ों में गायब हो जाते। लेकिन कैसे? इतिहास उनकी सैन्य प्रतिभा, उनकी क्रांतिकारी गुरिल्ला रणनीति और उनके सैनिकों की अटूट वफादारी की बात करता है। लेकिन इन सब के पीछे एक और ताकत काम कर रही थी, एक गुप्त हथियार जो परछाई में रहकर वो सब मुमकिन कर रहा था। ये दुश्मन के दरबार में कानाफूसी थी, उनके मिलिट्री कैंप्स में एक भूत। ये वो अदृश्य तलवार थी जो महाराज के हाथ को रास्ता दिखा रही थी। उस हथियार का एक नाम था बहिर्जी नाइक। ये कहानी है उस इंसान की जो एक साम्राज्य की तीसरी आंख था, एक ऐसा जासूसों का सरदार जो गुमनामी की कला में इतना माहिर था, इतना समर्पित था कि उसे इतिहास के पन्नों से लगभग मिटा ही दिया गया था। इतिहास के पन्नों में बहिर्जी नाइक को ढूंढना आर्काइव्स के गलियारों में एक भूत का पीछा करने जैसा है। शिवाजी महाराज के दरबार के आधिकारिक दस्तावेज उनके 8 मंत्रियों की परिषद यानी अष्टप्रधान की सूची तो देते हैं, उनमें उनके सेनापतियों, उनके प्रशासकों के नाम है, लेकिन बहिर्जी नाइक इंटेलिजेंस के निर्विवाद प्रमुख, उनका कोई औपचारिक जिक्र तक नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, ये खामोशी सबूतों की कमी नहीं है, बल्कि यही उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। क्योंकि एक जासूस के लिए असली जीत गुमनामी ही होती है। उनके बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो मराठी बखरों, सैन्य खातों और पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। उनका नाम शायद भैरवनाथ जाधव था, जो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से थे। नाइक यानी प्रमुख की उपाधि उन्हें विरासत में नहीं मिली थी, बल्कि यह एक सम्मान था जो खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनकी अद्वितीय काबिलियत को देखकर दिया था। परंपरा ये भी कहती है कि वो रामोशी समुदाय से थे, एक ऐसा समुदाय जो अपनी आजादी और सह्याद्री के घुमावदार रास्तों और गुप्त घाटियों के ज्ञान के लिए जाना जाता था, यानी एक गुरिल्ला राजा के जासूसों के लिए सबसे बेहतरीन नर्सरी। उस दौर में जहाँ सब कुछ जन्म और जाति से तय होता था, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने क्रांति को काबिलियत की नींव पर खड़ा किया। उन्होंने बहिर्जी में टैलेंट, बेजोड़ बहादुरी और मातृभूमि के लिए जलती हुई देशभक्ति का एक अनूठा संगम देखा। उन्होंने अपने साम्राज्य की आंखें और कान बहिर्जी को सौंप दिए, और यह एक ऐसा फैसला था जो हिंदुस्तान में ताकत के समीकरण को हमेशा के लिए बदलने वाला था। बहिर्जी नाइक सिर्फ कुछ मुखबिरों को कमांड नहीं करते थे, उन्होंने एक हथियार बनाया था, एक प्रोफेशनल संस्थागत इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। ये 3000 से ज्यादा एजेंटों का एक नेटवर्क था, एक खुफिया फौज जो असली सेना की परछाई में काम करती थी। और उनके भर्ती करने के तरीके वो उस समय के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी थे। उन्होंने जासूसों के लिए बड़े बड़े योद्धाओं या सामंतों को नहीं चुना, उन्होंने अपने एजेंट गुमनाम जनता के बीच से ढूंढे। वो घूमता हुआ साधु जिसका हर गांव में स्वागत होता है, बाजार के कोने में बैठा वो भिखारी जिस पर किसी की नजर नहीं जाती, वो कारीगर जिसके हाथ तो काम में लगे हैं पर कान हमेशा खुले रहते हैं। ये वो लोग थे जो समाज के किसी भी तबके में आसानी से घुल मिल सकते थे, सब कुछ देख सकते थे और फिर भी किसी की नजर में नहीं आते थे। ट्रेनिंग एक अग्नि परीक्षा की तरह थी। एक एजेंट को सिर्फ एक संदेश वाहक से कहीं ज्यादा होना था, उसे एक ट्रेंड फाइटर होना था जो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो। वो भेष बदलने में माहिर थे, लेकिन यह सिर्फ कपड़े बदलना नहीं था, यह पहचान का पूरा रूपांतरण था। दुश्मन के इलाके में गहराई तक काम करने के लिए एजेंटों को स्थानीय भाषाएं और रीति रिवाज सिखाए जाते थे।
यहाँ तक कि उनके भेष को परफेक्ट बनाने के लिए इस्लामी संस्कृति और धर्मशास्त्र का भी अध्ययन कराया जाता था और बहिर जी खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे। कहा जाता है कि उन्होंने दुश्मन की राजधानी बीजापुर में 2 साल एक मुस्लिम मौलवी के भेष में बिताए ताकि वो अपनी नकली पहचान की हर बारीकी को समझ सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, बिना टेक्नोलॉजी के दौर में ये खुफिया फौज मीलों दूर दुश्मन के इलाके में एक दूसरे से बात कैसे करती थी। बहिर जी का समाधान किसी जीनियस से कम नहीं था। उन्होंने एक गुप्त भाषा बनाई जो शब्दों की नहीं बल्कि कुदरत की आवाजों से बनी थी। उनके एजेंटों को पक्षियों और जानवरों की आवाजों की नकल करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। वो एक खास पिच और टोन का इस्तेमाल करके घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच जटिल संदेश भेजते थे। एक मुगल गश्ती दल के लिए यह सिर्फ जंगल का शोर था, लेकिन एक मराठा एजेंट के लिए यह एक रियल टाइम इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी। इस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की असली कीमत उन हैरतअंगेज जीतों में दिखती है जिन्हें इसने मुमकिन बनाया। 1659 में मराठा साम्राज्य का सपना खत्म होने की कगार पर था। बीजापुर के सुल्तान ने अपने सबसे खूंखार जनरल अफजल खान को भेजा, लेकिन खान की सेना मराठा किलों तक पहुंचती उससे बहुत पहले बहिरजी नाइक के नेटवर्क ने उसकी पूरी कुंडली निकाल ली थी। उन्होंने शिवाजी महाराज को एक पूरी फाइल दी, उसका कद, उसका इतिहास, उसकी रणनीति, उसका घमंड और उसका धोखा देने का इरादा। जंग की शुरुआत तलवारों से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध के एक मास्टर स्ट्रोक से हुई। बहिर जी के एजेंटों ने सप्लाई लाइन में घुसपैठ की और खान के सबसे आगे चलने वाले हाथी को जहर दे दिया। अंधविश्वास के उस युग में इस शानदार जानवर की मौत ने आदिलशाही सेना में डर और शक की लहर दौड़ा दी। जैसे जैसे खान का कैंप नजदीक आया, बहिर जी के जासूस जो कभी कलाकार तो कभी बावर्ची बने हुए थे, उसके सबसे करीबी लोगों में शामिल हो गए। उन्होंने शिवाजी महाराज तक लगातार जानकारी पहुंचाई और फिर आई सबसे जरूरी खुफिया जानकारी। उन्होंने पुष्टि की कि खान ने जिस मुलाकात का प्रस्ताव रखा है वो एक जाल है। उसका इरादा शिवाजी महाराज की हत्या करना था। इस जानकारी से लैस होकर शिवाजी महाराज पूरी तैयारी के साथ उस मुलाकात में गए और इतिहास के सबसे नाटकीय मुकाबलों में से एक में हत्यारे के जाल को उसी पर पलट दिया। 4 साल बाद 1663 में खतरा मुगल साम्राज्य से था। जनरल शाइस्ता खान औरंगजेब का अपना मामा 1 लाख सैनिकों के साथ पुणे शहर पर कब्जा करके बैठा था। सीधा हमला करना आत्महत्या करने जैसा था, लेकिन बहिरजी नाइक के लिए कोई भी दरवाजा सच में बंद नहीं था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उस विशाल भारी किलेबंद कैंप में घुसपैठ की। वो एक साए की तरह घूमे, कैंप का नक्शा बनाया, खान के निजी कमरे की सटीक जगह पता की। वो अफवाहें लेकर नहीं बल्कि नामुमकिन को मुमकिन करने का एक ब्लूप्रिंट लेकर लौटे थे। इस अचूक इंटेलिजेंस के दम पर शिवाजी महाराज ने एक छोटी कमांडो फोर्स के साथ दुश्मन के दिल पर हमला किया और गायब हो गए। शाइस्ता खान घायल हुआ, उसका बेटा मारा गया। शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के लिए यह एक बहुत बड़ा अपमान था। यह इंटेलिजेंस की छुरी से किया गया एक सर्जिकल स्ट्राइक था। लेकिन शायद सबसे बड़ी परीक्षा 1666 में आई। मुगल राजधानी आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने धोखा दिया और घर में नजरबंद कर दिया। बचना नामुमकिन लग रहा था। मशहूर कहानी हमें मिठाइयों की टोकरियों में छिपने के बारे में बताती है, लेकिन असली चमत्कार शहर से भागना नहीं था। असली चमत्कार था उसके बाद की 700 मील की खतरनाक यात्रा। ये कोई हताशा में की गई भागदौड़ नहीं थी, ये एक प्री प्लान शानदार तरीके से अंजाम दिया गया एक्सफिल्ट्रेशन था। शिवाजी महाराज के आगरा जाने से पहले ही बहिर जी ने स्थिति पर नजर रखने के लिए अपनी टीमें भेज दी थी। उनके नेटवर्क ने एक खुफिया अंडरग्राउंड रेल रोड बना लिया, सुरक्षित घरों, गुप्त रास्तों और वफादार साथियों की एक ऐसी चेन जो मुगल साम्राज्य के दिल से होकर गुजरती थी। हफ्तों तक शिवाजी महाराज अक्सर एक घूमते हुए साधु के भेष में एक सुरक्षित ठिकाने से दूसरे तक जाते रहे, हमेशा विशाल शाही खोज दलों से एक कदम आगे। उनकी जिंदगी की तरह ही बहिरजी नाइक के आखिरी साल भी उनके पेशे के राज में लिपटे हुए हैं। उनका आखिरी रिकॉर्डेड मिशन 1679 में शिवाजी महाराज की सेना का एक और साहसी बचाव था। आज उनकी समाधि भोपालगढ़ किले पर चुपचाप खड़ी है,
एक ऐसे इंसान का खामोश स्मारक जो एक साम्राज्य की खातिर परछाइयों में जिया, लेकिन जहाँ इतिहास खामोश हो जाता है वहाँ संस्कृति ने उन्हें एक आवाज दी है। आज के भारत में बहिर्जी नाइक एक हीरो है। वो फिल्मों और टेलीविजन सीरीज में एक मुख्य किरदार है, जिन्हें शिवाजी महाराज के सिंहासन के पीछे के सबसे जरूरी रणनीतिकार के रूप में चित्रित किया गया है। इतिहास द्वारा छिपाया गया वो इंसान आज एक लेजेंड बन चुका है। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज वो दूरदर्शी थे जिन्होंने स्वराज्य की तलवार उठाई, तो बहिर्जी नाइक वो थे जिन्होंने उन्हें दिखाया कि वार ठीक कहाँ करना है। तो और भी ऐसी छिपी हुई कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि अगली बार हमें किस ऐतिहासिक हस्ती के राज खोलने हैं, और इस वीडियो के बारे में एक कमेंट जरूर करना।